हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट क्या होता है वहाँ से। तो धारा क्या होती है? जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, चार्जेस का कंटिन्यूस फ्लो जो है वही आपका करंट कहलाता है। आवेशों का सतत प्रवाह, आवेशों का सतत प्रवाह जो है वही करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, करंट कहलाता है। फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें तो ये होगा चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो यहाँ से हमें यूनिट मिलेगी कूलम पर सेकंड। इसी की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। एक और फॉर्मूला आता है प्लस माइनस एन ई, जो कि क्यू की वैल्यू होती है। इस क्यू की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आई का एक और फॉर्मूला मिलेगा, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस एन ई डिवाइडेड बाई टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? जब भी चार्जेस के फ्लो में कोई हर्डल्स या रुकावट उत्पन्न होती है, उसको हम ओम्स लॉ से डिफाइन करते हैं, और वहाँ से हमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी मिलती है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर दे रखा है, उसमें से अगर आप, कोई कंडक्टर है, वहाँ पर अगर आप एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ का जो वोल्टेज है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा, और जितना कम वोल्टेज होगा करंट भी उतना कम फ्लो होगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू आर अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय आई। और यूनिट की बात करें तो वोल्टेज की यूनिट, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो यहाँ से वोल्ट पर एम्पियर हमारी क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई, जिसको हम ओम बोलते हैं, और ये इसका सिंबल है। इस सिंबल से इसे डिनोट किया जाता है। आगे बात करते हैं वी आई कर्व की। देखिए, जितने भी कंडक्टर या मेटल ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो सभी ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वी जो है सीधे आई के प्रोपोर्शनल है, मतलब एक लीनियर रिलेशन है। जितना वी बढ़ेगा उतना ही आई बढ़ेगा, जितना वी कम होगा उतना ही आई भी कम होगा। इस टाइप से ही चीज़ें वर्क करती हैं। वी आई ग्राफ देखिए, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर करंट को लिया है, वाई एक्सिस पर वोल्टेज को लिया है, और यहाँ से वी जो है ये प्रोपोर्शनल है आई के, और एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, इसको हम ओमिक कंडक्टर से डिनोट करते हैं। और जो मटेरियल या जो सब्सटेंस हो गए या फिर कोई एलिमेंट्स हो गए जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो नॉन ओमिक कैरेक्टरिस्टिक देंगे, वो कुछ इस टाइप से ग्राफ फॉलो करेंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गए, डाइक ट्राइक, वो इस सब को फॉलो नहीं करते हैं। जबकि कंडक्टर्स सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, वो सारे ही ओमिक कंडक्टर होते हैं। आगे हम देखें, इनसे रिलेटेड एक ग्राफ है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक ग्राफ दे देगा, और ये तीन यहाँ पर इस टाइप से पूछेगा वैल्यू आपको रेजिस्टेंसेस की। तो देखिए यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पर एंगल है आपके पास θ1, θ2, θ3 जैसे, और ये स्लोप देता है। स्लोप मतलब आप देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो वैल्यू दे रखी है वी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है, तो ये आपको मिलती है टेन थीटा से। कहीं पर भी आप टेन थीटा निकालेंगे तो वी डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। और वोल्टेज अपॉन करंट जो है ये तो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, अभी हमने यहाँ से पढ़ा। यहाँ से देखिए वोल्टेज अपॉन करंट जो है ये रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो जैसे जैसे स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब थीटा बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, इसी को स्लोप कहा गया है। और जैसे जैसे थीटा की एंगल बढ़ेगी, एंगल बढ़ता है, वैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ने लगती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जिसका थीटा ज़्यादा होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में θ3 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। आगे देखिए, सिमिलर तरीके से एक और अगर आपको ग्राफ आता है, यहाँ तीन एंगल दे रखे हैं। सबसे छोटा एंगल है θ1, θ2, सबसे बड़ा एंगल है θ3। तो जिसका एंगल जितना ज़्यादा बड़ा, स्लोप भी उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्लोप रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर θ1 सबसे ज़्यादा है, θ2 उससे कम, θ1 उससे भी कम, उसी ऑर्डर में यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। अब एग्ज़ाम में हो सकता है आपको v यहाँ वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस पर दे दे, और i आपको वाई एक्सिस पर दे दे। अगर ऐसा होता है तो ये वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाएगी। उस केस में जो स्लोप होगा वो हो जाएगा टेन थीटा आई अपॉन वी, और आई अपॉन वी होता है 1/r। तो फिर वहाँ पर थीटा एंगल बढ़ने पर, टेन थीटा स्लोप बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू
कम होने लगेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अगर रिवर्स देता है तो फिर आपको अपोजिट लगाना। उस केस में अगर वैसा दिया होता इसमें v यहाँ पर आ जाए, i यहाँ पर इंटरचेंज हो जाए, तो फिर R1 सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर R1 R2 R3 यहाँ से आएगा, ये इसमें कुछ एरर है, ये R2 R3 R1 ऐसे होगा, तो उस केस में फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अगर ये यहाँ पर वैल्यूज़ एक्सचेंज करके दे रखी है। तो आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रेजिस्टेंस जो है, सपोज करिए कंडक्टर इस टाइप से दे रखा है। कंडक्टर में ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, और ये इसकी लेंथ L है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतने ज़्यादा इमोबाइल आयन इसके अंदर होंगे और उतना ज़्यादा हर्डल्स या रेजिस्टेंस फील होगा। तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। एरिया इंक्रीज करने पर, एरिया ज़्यादा होगा तो चार्जेस को पास होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो R है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने रो बोला, और इसका नाम होता है रजिस्टिविटी, और ये होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी। और यहाँ से आप अगर रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा R, A इधर मल्टीप्लाई होगा, L डिनोमिनेटर में चला जाएगा, RA डिवाइडेड बाय L। और इसकी यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल होकर ओम मीटर आ जाएगा। तो ओम मीटर जो यूनिट है ये रजिस्टिविटी की है, ध्यान रखना है, रजिस्टिविटी की यूनिट है। और रजिस्टिविटी लेंथ या फिर एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर, मटेरियल की कंपोजिशन कैसी है, उसका नेचर कैसा है। इसके बाद एक टर्म आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। इसको कैपिटल लेटर G से डिनोट करते हैं, G इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। यहाँ से इसकी यूनिट ओम आएगी, लेकिन ये डिनोमिनेटर में ओम ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, या फिर इसी को मो बोला जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इन्वर्स, ये एक ही बात है। इसके बाद आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है कंडक्टिविटी। जैसे रजिस्टिविटी थी वैसे ही कंडक्टिविटी है, इसको रो से डिनोट करते हैं। तो जो आपका रजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल ही कंडक्टिविटी कहलाता है। तो रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर थी तो इसकी यूनिट ओम मीटर इन्वर्स हो जाएगी। अब देखिए टेम्परेचर इन दोनों को कैसे इफेक्ट करता है, कंडक्टर को कैसे इफेक्ट करेगा कैसे नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ने लगता है। रेजिस्टेंस बढ़ने का रीज़न ये है कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं उनमें वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस जो फ्लो है वो अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, ये होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड। इनसे बने हुए जो मटेरियल होते हैं, चिप्स होती हैं, डायोड्स होते हैं, वो सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। आगे देखेंगे। अगर आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में लगा देते हैं, मतलब R1 R2 R3, हमने इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्शन किया है। सीरीज़ कनेक्शन का मतलब इन तीनों में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सेम रहेगी। आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग में जो करंट फ्लो होगा वो एक ही करंट होगा। तो इस केस में वोल्टेज अलग अलग होगा, R1 के अक्रॉस V1 वोल्टेज, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3 वोल्टेज। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने को कहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2 + R3, और ऐसे अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, जितने भी हैं सबको ऐड कर देना, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब अगर सबकी वैल्यू बराबर है, मतलब R हर जगह R रेजिस्टेंस लगा है, और कितने ऐसे रेजिस्टेंस हैं, N, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा N × R। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है कि 100 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज विच आर ऑफ 2 ओम, 2 ओम के 100 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर फाइंड करने को बोले तो 100 × 2 200 हो जाएगा आंसर। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अगर कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा दिया जाए, ये मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। कैपेसिटर को अगर सीरीज़ में लगाया जाता है तो उसका टोटल कैपेसिटेंस जो होता है ये 1/C टोटल निकलेगा, 1/C1 1/C2 इस टाइप से निकलेगा। और अगर दो सिर्फ कैपेसिटर दिए तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि सी टोटल जो है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 होता है। यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो वैल्यू है ये 1/C टोटल की, अभी टोटल कैपेसिटेंस नहीं आया, उसके लिए आपको फिर बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा सॉल्व करने के बाद। अब देखिए, अगर ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है और सबकी वैल्यू C है,
फिक्स वैल्यू है, मान लीजिए कि इसकी 2 फेरेड है, इसकी भी 2 फेरेड, सबकी 2 फेरेड है, इस टाइप से एक ही जैसे कैपेसिटेंस अगर दे रखे हैं सीरीज़ में तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली सोल्व करने का C/N। क्वेश्चन अगर आता है कि 10 कैपेसिटर ऑफ 20 फेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर है, 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 2 फेरेड इसका टोटल कैपेसिटेंस होगा। इस टाइप से न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो करंट है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं जब यहाँ से करंट पास होगा तो यहाँ इसके पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो ये I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया, और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तीनों में कॉमन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट, ये जो पॉइंट है इससे ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं, इस वाले पॉइंट से ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और इस केस में अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो 1/R टोटल निकलेगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसे ये ऐड होते जाएंगे। अगर 2 रेजिस्टेंसेस गिवन है और उनका हमें टोटल फाइंड करना है तो वो होगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। अब आर नेट अगर निकालना है और आपके पास मल्टीपल n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है और जिसकी वैल्यू सेम है, आप देख सकते हैं ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ भी आर है, आर ऐसे n नंबर हो, तो उसके लिए फॉर्मूला जो निकल कर आता है वो आता है आर नेट = R डिवाइडेड बाय n। तो आपको याद रखना है, सपोज करिए आपको बोल दिया है कि 20 ओम के 100 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ऐसे 100 रेजिस्टेंस हैं, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करिए कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, टोटल 100 रेजिस्टेंस है, तो 20 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा, 1/5 ओम डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अब देखिए घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किए जाते हैं। रीज़न क्या है, सपोज़ करिए यहाँ पर ये 3 बल्ब लगे हैं, एक बल्ब फ्यूज़ हो गया, फिर भी इन दोनों बल्ब में सप्लाई यहाँ और यहाँ से जाती रहेगी, इसका मतलब बाकी दोनों बल्ब वर्क करेंगे। जबकि सीरीज़ कनेक्शन में अगर ये 3 बल्ब यहाँ कनेक्टेड हैं, इनमें से कोई एक फ्यूज़ हो जाता है या ब्रेक हो जाता है उसका कनेक्शन, तो फिर ये पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है, पैरेलल कनेक्शन, एक डैमेज होने के बाद भी बाकी सिस्टम वर्क करता रहता है, इसलिए घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है। अब देखिए अगर इस टाइप से कोई न्यूमेरिकल आता है कि यदि कोई कंडक्टर है उसकी लंबाई को n टाइम्स बढ़ा दिया जाता है तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो n² × R टाइम्स चेंज हो जाती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सपोज़ करिए कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ को अगर आप बढ़ाते हैं, यहाँ से कोई भी कंडक्टर दे रखा हो, इसकी लेंथ को अगर आप बढ़ाकर 2 गुना कर देते हैं तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही कांस्टेंट ही रहेगा, हम अलग से वायर या मटेरियल लेकर नहीं आए। तो अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल आता है, एग्जांपल के लिए आपको कोई बोलता है कि कोई कंडक्टर दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस पहले है 2 ओम, अब उसकी और L लेंथ थी, अब उसकी लेंथ को बढ़ा के 2 टाइम्स कर दिया गया, तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस बताइए। तो अब 2 टाइम्स बढ़ाया तो n की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, n² × R, तो 2² इंटू, और पहले से रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 2 मतलब 8 ओम न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए अगर कैपेसिटर को पैरेलल में लगा देते हैं तो क्या होगा, C1 C2 C3 3 कैपेसिटर हैं, इनको हमने पैरेलल कनेक्शन किया है। इस केस में आप देखेंगे टोटल कैपेसिटेंस जो होगा वो हो जाएगा C1 + C2 + C3, और अगर ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो ये होगा n × C। आप ध्यान रखेंगे जो रेजिस्टेंस के सीरीज़ में होता है वो कैपेसिटर के पैरेलल में, और जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो फॉर्मूला रहता है वही फॉर्मूला कैपेसिटर के सीरीज़ में आ जाता है। इसके बाद आज के इस लेक्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर यहाँ से ये पावर वाले जो फॉर्मूलाज हैं इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं CVT 2 के एग्ज़ाम में, तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे इसे। अब देखिए बात करते हैं कि एनर्जी और पावर दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी वर्क को परफॉर्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये चीज़ हमें पता चलती है एनर्जी से। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप वर्क कर सकते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है पावर की। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क तो हो रहा है पर कितनी स्पीड से हो रहा है, ये चीज़ बताता है पावर। आप वर्क कर सकते हैं, आप एक दीवार बना सकते हैं, लेकिन आप उस दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं, 10 दिन 20 दिन या 1 दिन में, ये चीज़ हमें पावर से पता चलेगी। वर्क जितना फास्ट होगा पावर उतना हाई होगा, वर्क जितना स्लो होगा पावर इतना लो होगा।
आगे देखेंगे पावर का फॉर्मूला अगर डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब वर्क को और एनर्जी को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो वर्क की जगह हम एनर्जी लिखेंगे, टाइम एज इट इज़ रहेगा, तो एनर्जी अपॉन टाइम भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इंटू टाइम। यहाँ से देखेंगे, इसको भूल जाइए आप और इनको देखिए, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम यहाँ से निकलेगा। अब आगे बात करें इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये तो हमने जो पावर और एनर्जी की बात की वो जनरल टर्म्स में था। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पावर के 3 फार्मूलाज होते हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं। एक तो होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, इसको याद रखेंगे VI। दूसरा होता है I²R, तीसरा होता है V²/R। अब अभी हमने देखा कि पावर में टाइम का मल्टीप्लाई करने पर एनर्जी आ जाती है, एनर्जी का फॉर्मूला आता है। तो ये पावर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन सब में हमने टाइम का मल्टीप्लाई किया, एनर्जी के 3 नए फॉर्मूले आपको मिल गए। तो आप पावर के फॉर्मूलाज याद रखिए, एनर्जी जब भी फाइंड करने को बोले टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका वहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला। बात करें यूनिट की, तो पावर की यूनिट होती है वाट्स, SI यूनिट, W से आप डिनोट करते हैं। एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल्स, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट में इसको कैलोरी से भी मेज़र किया जाता है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ होता है कि एक होता है इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर। तो 1 HP मोटर की रेटिंग इसमें होती है। 1 HP जो होता है 746 वॉट्स के इक्वल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और वो होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू होती है 3.6 10⁻⁶ जूल्स। इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला आता है आपके एग्जाम में CVT 2 में, यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही यूज़फुल सेफ्टी डिवाइस या एलिमेंट जिसको हम बोले, जिसका नाम है फ्यूज़। अब फ्यूज़ क्या किया जाता है, जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, उसमें एक लाइव वायर होता है जिसमें पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर जिसमें पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। अब होता क्या है कि फ्यूज़ जो है ये सेफ्टी एलिमेंट है। सर्किट के अंदर या लाइव वायर या न्यूट्रल वायर के अंदर जब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो होगा तो वो सर्किट को डैमेज कर सकता है, उसको जला सकता है, बर्न आउट कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर बीच में एक डिवाइस या एलिमेंट लगा देते हैं जिसका नाम है फ्यूज़। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है MP, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। तो इसका कंपोजिशन देखें किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये लेड और टीन से बनता है, एक अलॉय होता है उससे मिलकर बनता है। इसी के तो ये हमें बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक से या सर्किट को डैमेज होने से, ओवरलोडिंग से, शॉर्ट सर्किट से, सबसे बचाता है। इसके बाद एक इसी का ऑटोमेटिक वर्जन आता है जिसको हम बोलते हैं MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये अपने आप काम करता है। फ्यूज़ में क्या प्रॉब्लम है, एक बार अगर ये मेल्ट हो गया तो इसे सर्किट को फिर से हमें ऑन करने के लिए हमें इसे रिप्लेस करना पड़ता है दूसरे फ्यूज़ वायर से, पर इसमें ऐसा नहीं है। MCB ऑटोमेटिक होता है, इसमें MCB को सिर्फ हमें ट्रिप होने के बाद इसके स्विच को ऑन करना होता है। इसके बाद एक कंडीशन आती है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता क्या है, जैसे लाइव वायर अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट, न्यूट्रल वायर जो होता है पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। तो इस केस में यहाँ पर जब भी ये दोनों वायर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए किसी तरीके से, किसी भी तरीके से इनका इंसुलेशन हट जाए या जो भी प्रॉब्लम हो, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, तो उस टाइम पर अगर ये विदाउट किसी अप्लायंस के या बल्ब कनेक्ट होते हैं तो इनके बीच में रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। और जैसे ही रेजिस्टेंस 0 होता है तो यहाँ पर हम देखेंगे ओम्स लॉ से क्या होता है, V = IR। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे V/R। अब रेजिस्टेंस अगर 0 है तो ये करंट की वैल्यू जो है हमें इनफाइनाइट मिलेगी। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर ये है कि एक लार्ज अमाउंट का सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है, कब, जब शॉर्ट सर्किट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ, ध्यान रखेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो वो सर्किट को डैमेज करेगा, ओवर हीटिंग की वजह से ये वायर जल जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे। तो यही कंडीशन शॉर्ट सर्किट कहलाती है। ओवरलोडिंग एक कंडीशन होती है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि अगर मल्टीपल अप्लायंस हम एक ही सिंगल सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है ओवरलोडिंग, जिसकी वजह से भी लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगा जो कि वायर की रेटिंग से ज़्यादा है, तो वायर डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक नोड है या जंक्शन है, यहाँ पर 2 इनकमिंग करंट है और 2 आउटगोइंग करंट है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन और पॉइंट
विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब जितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ आया है डेफिनेटली उतना ही करंट जाएगा यहाँ से, ज़्यादा तो जा नहीं सकता। तो ये एक सिंपल सा लॉ है कि आने वाले करंट और जाने वाले करंट इक्वल होते हैं। लाइक सपोज करिए कि यहाँ पर I1 I2 मिलाकर 10 एम्पियर करंट आया, तो यहाँ से जाने वाला जो लीविंग करंट होगा, जो सर्किट को लीव करेगा, छोड़ के जाएगा, वो भी 10 एम्पियर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल सम ऑफ करंट इक्वल टू जीरो, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो जाएंगे। तो वहाँ से देखेंगे कि I1 I2 जो है इसका सम जो है ये इक्वल होगा I3 I4 के। अब इसी में सेकंड लॉ आता है किरचॉफ का। पहला लॉ तो करंट से रिलेटेड है, दूसरा लॉ पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज से रिलेटेड है। तो सेकंड लॉ में इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई क्लोज सर्किट है तो क्लोज सर्किट के अंदर सपोज हमने एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल या वोल्टेज है V, तो ये बैटरी जितना इसका वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज तो दे सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकती। तो यहाँ पर जो बल्ब या अप्लायंस कनेक्टेड है R1 R2, इसके अंदर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज का लॉस होगा, वो कितना होगा, यहाँ पर सपोज V1 हुआ, यहाँ पर V2, तो ये जो है ये हमेशा इक्वल रहेंगे। मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ से आएगा उतना ही इनके पास आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट रहेगा। तो पोटेंशियल सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज हमेशा जीरो रहेगा। मतलब ना तो सर्किट में वोल्टेज कहीं और से जनरेट होकर आएगा, ना ही यहाँ से डिस्ट्रॉय होगा। जितना वोल्टेज आया है सर्किट में बैटरी के, तो उतना ही उसमें रहेगा। तो यहाँ से आप देखें जो इनपुट वोल्टेज है वो V है, और आउटपुट जो ड्रॉप हो रहा है वो कितना है। अब यहाँ से अगर I करंट फ्लो हो रहा है R1 R2 से, तो इसके अक्रॉस ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है वोल्टेज। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I1 R, मतलब जितना यहाँ पर करंट फ्लो रहा है IR1 और जितना यहाँ पर करंट फ्लो रहा है IR2, ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप्स हो जाएंगे। तो इनकमिंग वोल्टेज इक्वल टू आउटगोइंग वोल्टेज, मतलब V इक्वल टू जो होगा IR1 प्लस IR2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम देखें, बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। अब ये क्या है, सपोज करिए दो चार्ज आपके पास रखे हुए हैं और वो R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मतलब एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है R। तो ओम्स लॉ बोलता है, कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि जो फोर्स है इनके बीच में अब आकर्षण या प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा। मतलब ये अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो ये आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर ये डी सिमिलर चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसके बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट होगा, तो अमाउंट ऑफ फोर्स कितना होगा वो बताया गया है। तो फोर्स जो है यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब Q1 Q2 दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स उनके प्रोपोर्शनल निकलेगा, और यही फोर्स इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब चार्जेस को बढ़ाने पर फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाने पर, सेपरेशन डिस्टेंस अगर ज़्यादा कर दी तो अमाउंट, फोर्स ऑफ अमाउंट कम होगा, वो भी स्क्वायर के रेट से। तो इन दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला मिला। अब यहाँ से K जो कांस्टेंट है उसकी भी एक वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसकी जो वैल्यू है 1/4 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होना स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट होगी। यह हमेशा इमेजिनरी होती है और एक कर्व बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है, ओपन कर्व नहीं बनाएगी। और ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा ये लाइन इसको क्रॉस करके इधर है, ऐसा कभी नहीं होता। तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, सपोज यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है या चार्ज है, तो चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी, यहाँ से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इससे बाहर निकलेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए इसके अंदर की तरफ आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्जेस के जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी है और ये वन शॉट वीडियो है, ताकि हम मैक्सिमम जो चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड वन शॉट वीडियो में बहुत ही जल्दी कवर कर लें, और इससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाकर आपका ये टॉपिक बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करिए। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी लेकर आ सकता हूँ।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।